देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। तो देखो ओवरहेड हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो मतलब अलग है, बट उसका कंसेप्ट, मेन जो कंसेप्ट है वो ओवरहेड के तरह ही है, ठीक है। मतलब उसी के तरह ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। देखो हम बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है एक टेक्निक जिससे हम लोग कॉस्ट एसर्टेन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निक टू फाइंड आउट कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट और फॉर सर्विस, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज होगा वो होगा एक्टिविटी के ऊपर बेस करके, ठीक है। एक्टिविटी के ऊपर बेस करके, यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म होगा उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में ओवरहेड का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ओवरहेड का मतलब क्या है? ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या था? इनडायरेक्ट का मतलब देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब है जैसे जो मटेरियल हमें डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है, लेकिन जो है उसका यूज भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग कोई क्या बोलते हैं, कोई मशीन चला रहे, ठीक है। तो मशीन में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब जो रॉ मटेरियल लग रहा है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। अब मशीन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए वहां पर हम लोग जब कोई ऑयल ग्रीस वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो भी मटेरियल है, वो भी चाहिए, नहीं तो मशीन स्मूथ रन नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन उसका खर्चा भी हमें क्या करना है, उसका कॉस्ट भी हमें फिनिश गुड्स में ऐड करना होता है। तो वो कैसे करें, उसी के लिए हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ओवरहेड जो है यहाँ पर ये ओवरहेड के तरह ही है लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे अप्लाई करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्टिविटी के ऊपर बेस करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, it deals with all indirect expense that is एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया इनडायरेक्ट मटेरियल का, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब जैसे एग्जांपल अगर दे, जब प्रोडक्शन होता है तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हो गए डायरेक्ट लेबर। लेकिन फैक्ट्री को साफ रखने के लिए या फिर मशीन्स को मेंटेन करने के लिए जो लेबर को रखा गया है उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो एक दिन अगर कोई स्टोर कीपर नहीं आता, या फिर एक दिन अगर कोई जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता, ये भी सब लेबर है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एक दिन अगर मान लो कोई इनडायरेक्ट लेबर में, जैसे मान लो एक दिन अगर कोई स्वीपर नहीं आया तो क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। इसीलिए इन सबको बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर। या फिर मान लो एक दिन अगर कोई अकाउंटेंट नहीं आया तो क्या प्रोडक्शन बंद होगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लेबर को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस बात को लेकर डील करेगा? इट डील्स विद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको लेके डील करेगा। और डीलिंग्स किस बात पे होगा? डीलिंग्स हो जाएगा जैसे ओवरहेड में हम लोग कर रहे थे कि ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर रहे थे, अपोर्शन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग अलग टेक्निक सीखेंगे जिससे हम लोग इनडायरेक्ट ये सब एक्सपेंसेस को कैसे प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर सकते। जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो एक जो है एक टेबल बन रहा है, ठीक है। टेबल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। टेबल बन रहा है। तो ये टेबल बनाने के लिए जो मतलब कारपेंटर है वो लेते हैं एक टेबल बनाने का सपोज 1000 रुपीज लेते हैं। तो हमें पता है कि एक टेबल पे लेबर का जो खर्चा है, लेबर का जो कॉस्ट है वो है 1000, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब ये
जब प्रोडक्शन का काम चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, तो और भी अलग अलग तरीके के लेबर थे, लाइक सुपरवाइजर, कोई था, एक सुपरवाइजर को रख दिया गया था जो ये पूरे काम को मैनेज कर रहे थे कि लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सुपरवाइजर को जो सैलरी दिया जाता है वो मान लो मंथली दिया जाता है, वो पर प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। सुपरवाइजर को मान लो हम लोग देते हैं 10,000 पर मंथ। अब इस खर्चे को कैसे इस कॉस्ट इसमें ऐड करें, क्योंकि ये जो टेबल बेचना है तो उसमें सुपरवाइजर का कॉस्ट भी तो ऐड करना है। तो फिर हमें वही पता करना था ना ओवरहेड में, कि इसमें सुपरवाइजर का कॉस्ट कितना ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे सेम चीज, लेकिन एक्टिविटी के बेस पे होगा। ओवरहेड में क्या हो रहा था, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ओवरहेड कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस अगर ये है कि ओवरहेड कॉस्टिंग जो है ना, ओवरहेड कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। और एबीसी में किया जाएगा एक्टिविटी वाइज। ये हम सिमिलरिटीज समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग नए तरीके से सीखेंगे ये एबीसी, हम सिमिलरिटीज बता रहे हैं क्योंकि इसमें थ्योरी हमें पूछ सकता है इसी वजह से। तो ओवरहेड कॉस्टिंग जो है वो डिपार्टमेंट वाइज खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एबीसी कॉस्टिंग यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक्टिविटी वाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिपार्टमेंट को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, अगर तुम लोगों को याद है तो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। और एक्टिविटी में कैसे डिवाइड होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा। और प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब सपोर्टिव या सर्विस प्रोवाइड जो करता है, ठीक है, सपोर्ट और सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैंटीन का जो है सुविधा है, ठीक है, अगर कैंटीन का फैसिलिटी है तो वो हम लोग का होता है सपोर्टिव एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कैंटीन में अगर खाना मिलता है तो बाहर जाके खा के टाइम जो है जितना लगेगा, कैंटीन का अगर इंतजाम रहेगा तो उससे कम लगेगा। या फिर मान लो कुछ फर्स्ट एड वगैरह का फैसिलिटी रखा है, अगर थोड़ा बहुत चोट वोट लग जाए तो वर्कर लोग वहीं पर जो है अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जो है ये सब सपोर्टिव एक्टिविटी है। जैसे कि कैंटीन, मैंने एग्जांपल लिया कैंटीन का, तो कैंटीन होना जरूरी नहीं है, कैंटीन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। वो अपना प्रोडक्शन जरूर कर पाएगा, लेकिन कैंटीन एक सपोर्टिव एक्टिविटी के तरह, मतलब सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा। इससे हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है स्मूथली रन होता है। जैसे मैंने बोला, बाहर जाके कोई वर्कर खाएगा तो टाइम लगे, कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा फिर आएगा, लेकिन अगर कैंटीन में ही फैसिलिटी मिल जाता है तो टाइम थोड़ा बहुत जरूर बचेगा, ठीक है। तो ये सपोर्टिव एक्टिविटी के हिसाब से। तो देखो, अभी हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर सीखा था उसमें ओवरहेड का खर्चा, यहाँ भी ओवरहेड का ही खर्चा, ओवरहेड का मतलब क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको बोला जाता है ओवरहेड कॉस्टिंग। लेकिन जब ओवरहेड के खर्चे को एक्टिविटी के बेस में डिवाइड करेंगे तो उसे बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, ओवरहेड में जब खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। एक्टिविटी में करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बेसिस पे। और प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी, सेकेंडरी मतलब सपोर्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखो, यहाँ पर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पॉइंट, एक्चुअली इसको ना ऐसे कर दो, ये डिफरेंस जो है ये .1 हो गया डिफरेंस। अब हम लोग .2 डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। .2 यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर
डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है, तो कॉस्ट को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर लिखते हैं। इधर लिखेंगे कॉस्ट विल बी, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर नाम लिख सकते हो। ये एबीसी वाला लिख रहा है, ये ओवरहेड कॉस्टिंग लिख रहा है। ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही लिख पाएंगे। कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी। इसका प्रोसेस क्या था, ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सारे कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका मतलब देखो, दोनों का टास्क एक ही है। टास्क क्या है, टास्क ये है कि इनको इनडायरेक्ट खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अब हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हैं, एबीसी कॉस्टिंग भी फॉलो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर मतलब रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। ठीक है, तो इनका भी वही कि इनको पहुंचना एक ही जगह पे है। मतलब क्या होगा, यहां पर भी क्या करना है, एट लास्ट आइडेंटिफाइड द ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ये होगा लास्ट परफॉर्मेंस। और यहां पर भी वही। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आइडेंटिफाइड the overhead in one unit of finished goods। ठीक है, यहां भी हमें 1 यूनिट फिनिश गुड्स में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, टेबल बना तो सुपरवाइजर का खर्चा कितना उस टेबल पे ऐड करे, क्या पूरा का पूरा 10,000 ऐड कर दे, वो तो पर मंथ दे रहे, तो एक एक प्रोडक्ट पे कितना जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही करना है, चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो या ओवरहेड कॉस्टिंग कर लो। ठीक है, दोनों केसेस में हमें क्या करना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनका खर्चा हमें 1 यूनिट फिनिश, मतलब ये बताना है कि ये जो बेंच बन रहा था इसमें सुपरवाइजर का 10,000 में से कितना लगाए, यही पता करना है। 10,000 पूरा तो लग नहीं सकता है एक एक टेबल पे, तो हमें ये बताना है कि 10,000 में से कितना पोर्शन होगा, दैट इज इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। ये एक फिनिश गुड्स हो गया जिसका नाम है टेबल। 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी सुपरवाइजर का खर्चा, ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये बेंच नहीं बनाते, बेंच जो बनाते हैं उनको जो है लुक आफ्टर करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, इनका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सुपरवाइजर का। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो चाहे ओवरहेड कॉस्टिंग कर लो, दोनों में ही हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करना है, लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, वे अलग अलग है। जैसे ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट वाइज, और ये यहां पर होता है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना है एक्टिविटी वाइज। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक्टिविटी वाइज ज्यादा लॉजिकल होता है। क्यों ज्यादा लॉजिकल होता है, जैसे मान लो कि हम लोग के पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। ठीक है, ये सपोज हम लोग के पास 3 डिपार्टमेंट है। अब एक डिपार्टमेंट में सपोज हम लोग का उतना कुछ एक्टिविटी होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट है तो हम लोग खर्चे डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि सी डिपार्टमेंट में कुछ टास्क होता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट में खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे थे ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट वाइज खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है उसमें। तो इसमें क्या हुआ, सी जो है ये इनएक्टिव डिपार्टमेंट हो चुका है, मतलब इसमें उतना कुछ काम होता नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है हम लोग खर्चे को एलोकेट कर रहे हैं, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वहां पर डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, सिर्फ डिपार्टमेंट देखने से नहीं होगा, ए का क्या एक्टिविटी है वो देखना पड़ेगा। ए में जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के ऊपर बेस करके हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाइज होता है। तो ये दोनों में और एक डिफरेंस हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग इस पे एक पॉइंट लिखते हैं, एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट is not
करेक्ट, जो अभी हम यहाँ पर समझा रहे थे, ये सही बात नहीं है, ठीक है। एज देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच आर taking place in department, whatever is the cost incurred due to carrying on some activity। बताते हैं क्या लिखा है मैंने, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हम लोगों ने सिर्फ डिपार्टमेंट चेक किया और उस पे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये उतना सही अप्रोच नहीं है। क्यों? एज देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन डिपार्टमेंट, whatever is the cost incurred due to carrying on some activity, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी डिपार्टमेंट में उतना खास जो है एक्टिविटी नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोगों ने मान लो 1:1:1 रेशियो में डिपार्टमेंट में कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्टिविटी वाइज करेंगे तो हम लोग एक्टिविटी बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वही चीज, जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए, इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया। ये कोई नोट नहीं है, ठीक है, मतलब ये कुछ रटने वाला बात नहीं है कि तुम लोग को नोट्स इसको पढ़ना पड़ेगा, ये समझने वाला बात है। allocating cost to various department is not correct as there are various activities which are taking place in department। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी हो सकता है। whatever is the cost incurred due to carrying on some activity, ठीक है। तो हमें कॉस्ट इनकट करना चाहिए किस हिसाब से, कैसा एक्टिविटी कैरी आउट हो रहा है उस बेसिस पे हमें करना चाहिए। इसीलिए ओवरहेड कॉस्टिंग तो हुआ ही था, उसके बाद फिर दूसरा टेक्निक लाया गया, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पर और एक पॉइंट लिखवाएंगे, डिफरेंस इज, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझने के लिए, ठीक है, ये कोई वैसा नोट नहीं है। डिफरेंस इज जस्ट दैट हियर वी taking the cost of activity rather than डिपार्टमेंट। ये जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं एबीसी कॉस्टिंग, यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट से ज्यादा एक्टिविटी बेसिस पे कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट and try to find cost of those activity instead of the cost of department। देखो क्या लिखा है, डिफरेंस क्या है, हम तो पहले से डिफरेंस बता रहे। एक जगह पे हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्सपेंसेस को, और एक जगह पे हम लोग कर रहे थे डिपार्टमेंट वाइज। तो डिफरेंस इज जस्ट दैट हियर वी टेकिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी रेदर देन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है तो कॉस्ट को चार्ज करना है, ऐसा बात नहीं है, अगर एक्टिविटी जैसा हो रहा है उस हिसाब से कॉस्ट को चार्ज करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। सिर्फ डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना
इज नॉट मतलब ये इतना काफी नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओनली डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना जो है ये एनफ नहीं है, एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड ट्राई टू फाइंड कॉस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, और उस एक्टिविटीज का क्या कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के कॉस्ट के कैलकुलेट करने की जगह हमें एक्टिविटी कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आएगा धीरे धीरे, हम लोग एक एग्जांपल करेंगे ना तो वो समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इतना समझो कि चैप्टर का अभी तक मैंने जो समरी बताया, ठीक है, वो हम बोल देते हैं। देखो समरी लिखवाया मैंने, हम लोग को क्या करना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया जो एक्सपेंसेस का हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पाएंगे वन यूनिट में, ठीक है। तो वैसे एक्सपेंसेस को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेंट देता है, सुपरवाइजर रखता है, तो क्या वो सारे खर्चे को अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करेगा, वो भी तो कस्टमर से ही रिकवर करना है, कस्टमर के सेलिंग प्राइस पे ही तो उसे दिखाना है। तो उसको कैसे डील करें, उसके लिए एक हम लोगों ने टेक्निक सीखा ओवरहेड कॉस्टिंग, जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेदर देन डिपार्टमेंट के हिसाब से। डिपार्टमेंट कहां पर होता था, ओवरहेड कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्टिविटी का खर्चा, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटी होता है उसका खर्चा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बस मैंने अभी जो बोला ना तुम लोग को शॉर्ट में, वही वाला चीज अभी तक मैंने तुम लोग को लिखवाया। ये इसलिए लिखवाया, कभी भी पढ़ोगे तो चैप्टर के बारे में समझ में आएगा कि हम लोग क्या किए थे इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन जो है मतलब ओवरहेड किस बेसिस पे होता है, देखो जैसे यहाँ पर ओवरहेड जो है हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, देखो यहाँ पर हम लिखवाते हैं, तुम लोग को याद आएगा पॉइंट। ओवरहेड दैट इज एब्जॉर्प्शन was done on some बेसिस, किसी बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्या क्या बेसिस था, बेसिस में जैसे था डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, ठीक है, डायरेक्ट लेबर बेसिस था, प्राइम कॉस्ट बेसिस था, मशीन आवर बेसिस था, और यूनिट बेसिस था, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग जो करेंगे उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे करना है, एब्जॉर्प्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। और इस पे डेफिनेशन भी हमें कभी कभी पूछ लेता है कॉस्ट ड्राइवर पे, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पर हो रहा है कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना है। कहाँ एब्जॉर्ब करवाना है, फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में एब्जॉर्ब करवाना है। तो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे करेंगे। अब ये नया पॉइंट आ गया कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर जो नया सीख रहे हैं उसी में जा रहे हैं, अभी तक हम जस्ट कंपेयर कर रहे थे। तो ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो ये लिखो कॉस्ट ड्राइवर होता क्या है। तो कॉस्ट ड्राइवर, ये डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, फैक्टर्स दैट causes a change in the cost of an activity। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई फैक्टर जिसके वजह से हम लोग का एक्टिविटी का कॉस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। मतलब कॉस्ट को जो ड्राइव करता है,
ड्राइवर मतलब क्या, जैसे गाड़ी का ड्राइवर, तो जैसे मान लो फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, बस का ड्राइवर, तो वो क्या करते हैं, वो बस को ड्राइव करते हैं, मतलब उसे चलाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट को कौन चलाएगा, मतलब कॉस्ट कम या ज्यादा कैसे होगा, वो चीज है कॉस्ट ड्राइवर। तो ऐसा फैक्टर्स जिसके वजह से हमारा कॉस्ट जो है कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट कम ज्यादा कब होता है, एक्टिविटी के हिसाब से, है ना। अब देखो एग्जाम्पल एक लेते हैं तो ये बात और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, ड्राइविंग ए कार, एक कार ड्राइव करना, ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिविटी है। अच्छा, और कार ड्राइव करने से सबसे ज्यादा जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो किस चीज का होता है, फ्यूल कॉस्ट का होता है, ठीक है। अगर गाड़ी कोई खरीद लेता है तो उसका सबसे ज्यादा टेंशन तो इसी बात का होता है ना कि तेल का खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट का मेजर कॉस्ट हो गया ये। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो गया, कार ड्राइव करना, ठीक है। और मेजर कॉस्ट क्या हो गया, फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। अब ये मेरा कॉस्ट जो है इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वही होता है कॉस्ट ड्राइवर। ये देखो फैक्टर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, कार ड्राइव करना। अब कार ड्राइव करने का सबसे मेजर कॉस्ट क्या है, फ्यूल कॉस्ट। अब ये फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज क्या हो सकता है, ये आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज का मतलब। तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा दैट इज कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वही होता है कॉस्ट ड्राइवर। अब देखो फ्यूल कॉस्ट जो है ये हमारा मेजर कॉस्ट है हमारे एक्टिविटी का। एक्टिविटी क्या है, कार ड्राइव करना। तो फ्यूल कॉस्ट का जो प्राइस है वो चेंज कब होता है, दो चीजों पे चेंज होता है। एक हो गया मार्केट में अगर जो है प्राइस अप्स डाउन होता है तेल का, तब जाके फ्यूल कॉस्ट जो है चेंज होता है। लेकिन वो हमारे मतलब क्या बोले, वो हम लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो तो मार्केट के कंट्रोल में। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऐसा रीजन है जिससे हमारा फ्यूल कॉस्ट कम होगा कि ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है। तो दो रीजन है, देखो फ्यूल कॉस्ट जो है ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये देखो चेंज इन फ्यूल कॉस्ट, ये दो बात पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ही ये बात आएगा तुम लोग के दिमाग में दो पॉइंट आना चाहिए, एक तो क्यों चेंज होगा, अगर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्राइस, ठीक है, या फिर फ्यूल कॉस्ट ऐसे लिख सकते हो, फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, फ्यूल कॉस्ट, अच्छा फ्यूल कॉस्ट ही लिख दिया मैंने, फ्यूल कॉस्ट विल डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट में ऑयल का प्राइस जैसा कम या ज्यादा होगा उस हिसाब से हमारा फ्यूल कॉस्ट कम या ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट विल डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस। और एक चीज होगा, फ्यूल कॉस्ट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस वी कवर्ड। जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम लोग ज्यादा किलोमीटर रन करवाएंगे कार तो ज्यादा होगा फ्यूल कॉस्ट, कम करवाएंगे तो कम, ठीक है। तो किलोमीटर जितना ज्यादा होगा फ्यूल कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा, किलोमीटर जितना कम होगा फ्यूल कॉस्ट उतना ही कम होगा। ये हमारे मतलब हमारे इस पे हमारा जो है जोर चलेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है कि हम लोग किलोमीटर ज्यादा जाएंगे कि कम जाएंगे। बट मार्केट प्राइस जो है ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर किस चीज को बोला जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर जो है ये बन जाएगा फ्यूल कॉस्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस वी कवर्ड। तो ये जो है ये किलोमीटर जो है, ठीक है। तो किलोमीटर हम लोग का यहाँ पर हम लिख दे, कॉस्ट ड्राइवर ये नहीं होगा तो यहाँ पर लिखते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर कौन हुआ, हम लोग के पास दो ऑप्शन आया कॉस्ट ड्राइवर के लिए, ठीक है। एक हम लोग को लगा मार्केट प्राइस, दूसरा हम लोगों को लग रहा है किलोमीटर। ये दो पॉइंट निकल के आया। कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या, जिससे हमारे एक्टिविटी का कॉस्ट कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी में मेजर कॉस्ट था फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट कम या ज्यादा दो कारण से हो सकता है, आइदर मार्केट प्राइस और डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्राइस जो है ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो ये
कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा। ये देखो जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उस फैक्टर को हम लोग क्यों कंसीडर करें, ये तो मार्केट के कंट्रोल में है। तो अगर किलोमीटर ये हमारे कंट्रोल में है तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट ड्राइवर हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आ रहा था, लेकिन ऑप्शन जो मार्केट प्राइस वाला है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो देखो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब आई होप समझ में आया। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब फैक्टर्स दैट कॉजेस, फैक्टर्स क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर जिसके वजह से चेंज हो रहा है एक्टिविटी का कॉस्ट, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, कार ड्राइव करना, कार ड्राइव करने का जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, जो खर्चा निकल के आ रहा है। अगर घर पे गाड़ी लेते हो तो गाड़ी तो लेने से ही नहीं हुआ कि खाली खरीद लिए, पैसा दे दिए, हो गया, अब उसको ऑपरेट करने का तो एक खर्चा है। तो वही कि एक्टिविटी क्या है, कार ड्राइव कर रहे हैं, उसका मेजर कॉस्ट क्या है, फ्यूल कॉस्ट। अब फ्यूल कॉस्ट जो है चेंज हो रहा है, जिस फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट को जो ड्राइव कर रहा है। तो यहां पर दो निकल के आया था, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है वो कॉस्ट ड्राइवर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, मार्केट का प्राइस जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो किलोमीटर जो है वो हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर होगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट कैसे लिखा जाता है, तो देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फ्यूल कॉस्ट होता है 1000 रुपीज, अगर हम लोग किलोमीटर रन करवाते हैं, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं जस्ट, ठीक है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आएगा, कॉस्ट पर किलोमीटर आ गया 1000 रुपीज का फ्यूल कॉस्ट लगा 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के वजह से, तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ गया ₹10 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपीज, 100 किलोमीटर जाने का 1000 रुपीज। और इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो है वो तो कॉस्ट ही रहेगा, पर यहां पर मैंने साइन में लिखा है, यहां पर मैंने लैंग्वेज में लिखा है। किलोमीटर क्या था, किलोमीटर ही तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर निकल के आया था। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, किलोमीटर के जगह लिखो कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि किलोमीटर ही हमारा कॉस्ट ड्राइवर आया। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर हो गया ₹10 पर किलोमीटर। तो ये हो गया कि कैसे हम लोग यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कौन से यूनिट को, कॉस्ट ड्राइवर के यूनिट को, कॉस्ट ड्राइवर के यूनिट को हम लोग लिखते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे, ठीक है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं, देखो यहाँ पर, द फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन कॉस्ट of an activity is called cost driver, and first we should know what is an activity, what is an activity। ये मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखवा दिया कि ये कॉस्ट ड्राइवर को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में रखो, एक्टिविटी को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में रखो। द फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन ए कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। इस बात को मैंने अभी अभी तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ भी समझाया। और कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है, कॉस्ट ड्राइवर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना जरूरी है एक्टिविटी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं,
अगर ये ही नहीं पता होगा, फ्यूल कॉस्ट हम लोग को पता है मेजर कॉस्ट, बट एक्टिविटी क्या है, मतलब मशीन चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमें एक्टिविटी भी पता करना पड़ेगा, तो एक्टिविटी पता होगा तभी हम लोग कॉस्ट ड्राइवर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी पता होने पे ही कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। ये स्टेप्स लिख रहा है कैसे हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये पता करना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है एक्टिविटी पे बेस्ड है, और एक्टिविटी जो है वो पता करना पड़ेगा, और उसको उसके कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट क्यों कम ज्यादा हो रहा है तो उसका कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का कॉस्ट क्या है, तो ये भी पता करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पता करना पड़ेगा, द फैक्टर दैट causes changes in the cost of an activity। तो स्टेप 1 में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से जो है कॉस्ट हम लोग का चेंज होगा। तो ये मैंने जस्ट पॉइंट करके लिखवा दिया, लेकिन उससे भी बेटर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल से बात को समझ लिया, ठीक है। उसी चीज को जस्ट मैंने यहाँ पर लाइन बाय लाइन नोट डाउन करवाया, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करने का स्टेप 1 है कि पहले हमें एक्टिविटी पता करना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी का कॉस्ट पता करना पड़ेगा, फिर उसका फैक्टर्स जिस वजह से कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है, और जब ये सारी चीज फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमें कॉस्ट ड्राइवर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहला, आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब हम लोग को क्या करना है, एक्टिविटी तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट 1 प्राइमरी एक्टिविटी, पार्ट 2 सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब लिखवाया है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है। देखो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया था, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है ये देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो सपोर्टिव एक्टिविटी होता है उसे सेकेंडरी हम लोग एक्टिविटी बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हम लोग को करना है, एक्टिविटी फाइंड आउट कर लिया, फिर हम लोग करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉस्ट का उसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना पड़ेगा, एलोकेशन करना पड़ेगा, एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट, apportionment of cost between primary and secondary activity। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे या अपोर्शन करेंगे। एलोकेट कब करेंगे, जब हमें प्राइमरी एक्टिविटी, जो मान लो दो प्राइमरी एक्टिविटी है P1 P2, ठीक है, तो अगर हमें खर्चे P1 का कितना है P2 का कितना है बता दिया, लिख दिए, दैट इज एलोकेशन। लेकिन अगर हमें टोटल में बता रखा है
किसी एक एक्टिविटी का एक्सपेंसेस हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर बेसिस पे, तो उसे बोला जाता है अपोर्शनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा कि एलोकेट और अपोर्शनमेंट हम लोग ओवरहेड में ये किए हैं। ठीक है, और जिनका ओवरहेड नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं कर पाए हो, तो वो अभी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलोकेटिंग एंड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को एपोर्शन करना है, apportionment of secondary activity कॉस्ट, सेकेंडरी एक्टिविटीज के जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं उसे एपोर्शन करना है। कहां पर? एमंग प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज में उसे एपोर्शन करना है। मतलब ये कैसे होगा, ये देखो, जैसे मान लो कि ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइमरी एक्टिविटी में खर्चे को एलोकेट या एपोर्शन करेंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ भी एपोर्शन या एलोकेट हो जाएगा। फिर यहाँ का जो खर्चा है वो यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्टिव डिपार्टमेंट होता है, तो सपोर्टिव डिपार्टमेंट का कोई इंडिविजुअल एक्सपेंसेस नहीं दिखता है। सपोर्टिव डिपार्टमेंट अपने सारे एक्टिविटी वाइज खर्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए हो या जैसे भी हुए हो, सारे खर्चे को जो है प्राइमरी एक्टिविटी में ट्रांसफर कर देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है एपोर्शन करना है सेकेंडरी एक्टिविटीज कॉस्ट को, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज कॉस्ट है उसे एपोर्शन कर देना है प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर देना है और ये अपने खर्चे को जीरो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सपोर्टिव एक्टिविटी का इंडिविजुअली कोई खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज नहीं होता है, क्योंकि सपोर्टिव डिपार्टमेंट बना हुआ ही है सपोर्ट देने के लिए प्राइमरी डिपार्टमेंट को या प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में ही सारे खर्चे एडेड हो जाने चाहिए। तो सेकेंडरी में जो भी रहेगा, सेकेंडरी एक्टिविटी जैसे मान लो कैंटीन एक्सपेंसेस, वो भी हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में अपोर्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल कॉस्ट। फिर जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इज कॉल्ड, प्राइमरी एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉस्ट पूल। ठीक है, कॉस्ट पूल बोला जाता है। टोटल जो कॉस्ट निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पूल, POOL, कॉस्ट पूल। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। और ये जो है ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है, मतलब ये तो लिखा ही है मैंने, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन ए डिपार्टमेंट। ये पॉइंट इसमें ऐड कर लो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी विद इन ए डिपार्टमेंट, ऐसे लिख देते हैं, विद इन ए डिपार्टमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट पूल, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कॉस्ट पूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट में मान लो एक्टिविटी 1A है, एक्टिविटी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग खर्चे का टोटल निकाल रहे हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी विद इन ए डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पूल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी absorption of overhead of primary activities based on cost
ड्राइवर। ये मैंने पहले भी लिखवाया, लेकिन इसमें ये नोट भी मैंने ऐड कर दिया कि कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे ना, इसीलिए। देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए, फिर एब्सॉर्ब करेंगे ओवरहेड ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आ जाएगा पूरा चीज। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे ना, तो ये पूरा पॉइंट एक एक हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। फिर से तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे क्या निकलेगा, फिर इसके बाद कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट होगा। लास्ट में एकदम एंड में निकालना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर करके ये निकल जाएगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इसके पहले जो एग्जाम्पल है उससे भी समझा देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर भी तो निकाला था कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, मैंने अभी क्या लिखा है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। जो एक्टिविटी है, तो मेरा यहाँ पर एक्टिविटी क्या था, कार ड्राइव करना, उसका टोटल कॉस्ट, मैंने एक ही कॉस्ट लिया था फ्यूल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ये हो गया। तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, किलोमीटर इज द कॉस्ट ड्राइवर, तो क्या निकल के आया, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अभी हम लोग इसको, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी हम लोग इसको एक बड़े एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी और सपोर्टिव और सर्विस भी बोल सकते हैं, और सर्विस एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो देखो रियल लाइफ में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब तुम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे या अपना ही अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और एबीसी कॉस्टिंग फॉलो करते हो, तो तुम लोग को एक्टिविटी खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमें क्या देगा, कुछ क्वेश्चंस देगा, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ ऑब्वियसली एक्टिविटी हमें बता देगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्ट्री में क्या एक्टिविटी होता है, वो तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। मान लो हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए गए और हमें क्या क्या एक्टिविटी दिखा, यहाँ पर हमें एक्टिविटी दिखा कि ये लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, जो इनका प्राइमरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑफ मटेरियल, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, ये एक एक्टिविटी हुआ। फिर लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये दूसरा प्राइमरी एक्टिविटी है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। क्या ये हमें क्वेश्चन में दे देगा, बिल्कुल ये हमें क्वेश्चन में देगा। मैंने बोला ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसका क्या प्राइमरी एक्टिविटी है, और हमें तो कोई जाके कहीं पर देखना है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बता देगा कि क्या एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी और एक है इस ऑर्गेनाइजेशन का, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने 3 एक्टिविटी दिया, प्राइमरी एक्टिविटी कंसीडर किया। एक ऑर्गेनाइजेशन का परचेज, रॉ मटेरियल परचेज करना एक प्राइमरी एक्टिविटी, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, देखो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट और टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये इनका प्राइमरी एक्टिविटी है। इनसे पता करके हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इनका सेकेंडरी एक्टिविटी है, इनका एक कैंटीन सर्विस है, तो कैंटीन सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं, ये इनका सपोर्टिव एक्टिविटी है। सेकेंडरी यानी सपोर्टिव, जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बाकी जितने भी एक्टिविटी है ना, ये सारे इनके प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, कौन से एक्टिविटी में कितना खर्चा हुआ है। तो यहां लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्ट खर्चे कितने हुए। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जब हुआ तो कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो एक तो अमाउंट में लिखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ लिख देते हैं जब रॉ मटेरियल परचेज करने जाते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड क्या क्या खर्चा होगा। देख लो, जैसे कि
परचेज मैनेजर को दिया गया सैलरी, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। परचेज मैनेजर्स सैलरी, यहाँ पर ओवरहेड को नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो जगह कम हो जा रहा है मेरा। यहाँ लिखते हैं परचेज मैनेजर सैलरी, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हम लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी, परचेज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का खर्चा। जैसे अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं मटेरियल के लिए, तो स्टेशनरी जैसे पेन, ठीक है, पेन हो गया, जो है पेपर हो गया, अगर पेपर वर्क करते हैं तो, ठीक है, तो स्टेशनरी लाइक कैलकुलेटर वगैरह ये सब जो यूज होता है, तो स्टेशनरी का खर्चा। टेलीफोन का एक्सपेंसेस, ठीक है, टेलीफोन का एक्सपेंसेस। परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट लाइक, मतलब परचेज करते हुए जो भी खर्चा लगेगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, टेंडर, ठीक है। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने मटेरियल परचेस करते हैं, तो वो मार्केट में जाके घूम घूम के परचेस नहीं करते, मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली वो टेंडर जो है टेंडर बुलाते हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो है एडवर्टाइज करते हैं कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, जो भी सप्लायर है वो अपना कोटेशन सेंड करे। कोटेशन का मतलब होता है कि आप कितने में मुझे ये मटेरियल बेच सकते हो, आप अपना कोटेशन सेंड करो, ठीक है। आप मेल करके, बाय पोस्ट, जैसा होगा कोटेशन सेंड करना पड़ता है, तो ये टेंडर प्रोसेस होता है। तो टेंडर प्रोसेस का भी तो एक एक्सपेंसेस है। तो जब हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल परचेस करना कोई आसान टास्क नहीं है, उसमें हर एक चीज का जो है प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट गए खरीद के लेके आ गए, प्रूफ होना चाहिए हर एक चीज का कि हम लोगों ने जो है बार्गेन किया। बार्गेन कैसे होगा, टेंडर बुलाएंगे, तो हर एक लोग अपना अपना कोटेशन भेजेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि किसका सस्ता है, किसका महंगा है। लेकिन जो सस्ते में दे रहा है, क्या वो बहुत दूर से आएगा सामान, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा, तो क्या हमारा वो महंगा हो जाएगा, सारी चीजों को देखा जाता है। तो परचेज ऑफ मटेरियल जब करेंगे, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। सैलरी ऑफ इंजीनियर, जो इंजीनियर मेंटेन कर रहा है इक्विपमेंट का, उनका सैलरी, सैलरी ऑफ इंजीनियर। ये सब हम एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, लूज टूल्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लिखते हैं सैलरी ऑफ, ये देखो टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो सैलरी ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स जो है टेस्टिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करके देखते हैं कि कुछ मतलब लो क्वालिटी है, कुछ खराब है, ये सब, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। कौन से एक्टिविटी पे, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट का टेस्ट करना, तो उसके उससे रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है सैलरी ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल्स, डेप्रिसिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, एटसेट्रा। कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और कैंटीन का क्या लिखेंगे, कैंटीन का हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मील्स, कॉस्ट ऑफ मील्स, ठीक है, जो खाना बन रहा है उसका कॉस्ट, ये हो गया कैंटीन सर्विस का एक्सपेंसेस। अब ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों ने ऐड किया, और सपोज हम लोग का आंसर निकल के आता है कुछ ऐसा, टोटल करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा प्राइमरी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली कॉस्ट नहीं लिखा है, क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। सपोज हम लोगों ने टोटल कर दिया, तो इस डिपार्टमेंट में हमें एक टोटल मिला 90,000, यहाँ पर मिल गया हम लोग को 50,000, यहाँ पर सपोज मिला 40,000, और यहाँ पर मिल गया है 25,000, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फिर से बता देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज फाइंड आउट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी। पहले से हम ये बोल रहे हैं कि एबीसी कॉस्टिंग में हमें ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड करना है।
फिर हर एक एक्टिविटी में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे हमें चेक करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखा, फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मान लो ऐड कर दिया। मतलब ये जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, और यहाँ पर ये जो परचेज ऑफ मटेरियल में ये सारे खर्चे का एडिशन ये आया है। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि अलग अलग कैसे दिया हुआ रहता है। ये जस्ट हम समझाने के लिए तुम लोग को एक एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हटाते हैं, रहेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा रहे हैं एक बार। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, देखो अब देखो प्राइम, एक एक चीज चेक करो। आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम लोगों ने सारे एक्टिविटी को फाइंड आउट कर लिया। हम स्टेप्स बता रहे क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया। फिर बोला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, एलोकेट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसका मैंने अलग अलग तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी का। ठीक है, ये सारे खर्चे को ऐड करके, यहाँ पर ये सारे खर्चे का एडिशन इतना है, ये सारे खर्चे का इतना, ये इस खर्चे का इतना। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होगा, एपोर्शन करना है सेकेंडरी एक्टिविटी के कॉस्ट को प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है 25,000, इसे हमें प्राइमरी एक्टिविटी में एपोर्शन करना है, ऐसा मैंने लिखवाया है। अब देखो वैसा ही करेंगे, एपोर्शनमेंट ऑफ, एपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एपोर्शनमेंट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी या सर्विस भी लिख सकते हो, 2:1 में करेंगे। क्या ये ऐसे रेशियोज हमें बता देंगे? बिल्कुल, ये मेरा जस्ट एक एजम्पशन है, ऐसा रेशियोज हमें बता दिया जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो ये 25,000 है सर्विस एक्टिविटीज के जो एक्सपेंसेस है उसे हमें यहाँ चार्ज करना है। तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये चार्ज करें तो ये खाली हो जाएगा। ये 2:1 में ये तीनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2 + 2 4 + 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे 25,000 by 5, तो 5,000 होगा। 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखो यही लिखा था, मतलब समझ रहा है ना चीज को, इतना बड़ा जो है इसका प्रोसेस है। अब अगर हम लोग एक एक पॉइंट को नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, एपोर्शन करना है सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट को प्राइमरी एक्टिविटीज में। देखो वही किया मैंने, सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट को एपोर्शन कर दिया है प्राइमरी एक्टिविटीज में। ठीक है, जैसा जैसा लिखा है हम लोग वैसे ही करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें करना है टोटल करना है कॉस्ट का, और उसको बोलेंगे कॉस्ट पूल। जो टोटल करके निकल के आएगा उसे बोलना है कॉस्ट पूल। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करके देखो कितना आता है। ये तो 0 हो गया, ये 90 + 10 1,60,000 45,000। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉस्ट पूल, एक्टिविटी ऑफ कॉस्ट पूल या कॉस्ट पूल, जो भी बोलो, कॉस्ट पूल। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस्ट पूल। टोटल जो कॉस्ट निकल के आएगा उसको बोला जाएगा कॉस्ट पूल। हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, कॉस्ट पूल तक कर चुके हैं, अब क्या करना है, कॉस्ट ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट कम या ज्यादा क्यों होगा उसके रिगार्डिंग हमें कॉस्ट ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो कॉस्ट ड्राइवर को फाइंड आउट करेंगे। अब परचेज ऑफ मटेरियल जो है ये एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, मेटेरियल परचेज करने से मेटेरियल परचेज का कॉस्ट कम या ज्यादा कैसे हो सकता है। देखो मेटेरियल का मेन कॉस्ट क्या होता है, मेटेरियल को मार्केट से खरीदे परचेज कॉस्ट। ठीक है, ये एक कॉस्ट होता है, लेकिन ये मार्केट रिलेटेड है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर नहीं हो सकता है। अभी अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया था, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर नहीं हो सकता है। तो फिर मटेरियल का खर्चा और किस बात पे कम या ज्यादा हो सकता है, हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ डिस्काउंट मिले, ये तो होता है ना। मार्केट में जाओगे, अगर कुछ चीज ज्यादा खरीदते हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आलू ही खरीदने गए, पोटैटो ही खरीदे, अब
1 किलो खरीदोगे तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो बोल रहे हम 10 किलो खरीद लेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर हम लोग ज्यादा ह्यूज अमाउंट में खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट कम होता है, और लेकिन इससे क्या होगा, हमारा रखने का खर्चा बढ़ जाता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। देखो एक्चुअली मेटेरियल का कॉस्ट जो है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक होता है परचेस प्राइस पे, एक होता है कैरिंग कॉस्ट पे, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट डिसाइड करता है कि जो मटेरियल का हमारे पास नीड है वो मार्केट प्राइस उसका क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो कॉस्ट ड्राइवर के लिस्ट से आउट हो गया। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। अब 1 किलो आलू के जगह 10 किलो आलू लेके आओगे तो रखने का भी तो जगह चाहिएगा। नॉर्मली मान लो 1 किलो ही लेके आते हो तो कंटेनर वैसा ही होगा जहां भी रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर 10 किलो लेके आते हो तो फिर उसके लिए जगह चाहिए होगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। अब ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, अब फैक्ट्री के रेस्पेक्ट में सोचो। फैक्ट्री में नॉर्मली जितना भी जो है रॉ मटेरियल आता है उससे ज्यादा अगर आएगा तो मान लो पहले एक गोडाउन से काम होता था, अभी गोडाउन जो है 2 चाहिए होगा तो रेंट बढ़ जाएगा। जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं गोडाउन के बाहर 2 लगने लगेगा, तो फिर उनका 2 जगह सैलरी लगेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग अपना क्वांटिटी को बढ़ा देंगे ऑर्डर का तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि ये हमारा कोई मार्केट में जाके आलू लेना नहीं है, ठीक है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसे टेंडर प्रोसेसिंग के तरह अलग अलग स्टेप से जो है जाना पड़ता है। तो टेंडर प्रोसेस करना, मीटिंग बुलाना, फिर मीटिंग में टेंडर के जितने भी कोटेशन आए उसे ओपन करना, फिर चेक करना कि कौन सा कोटेशन हमारे लिए बेनिफिट होगा, फिर जाके चेक करना जो हम लोग ऑर्डर दे दिए, मान लो कोटेशन सारे देखे, हमें जो ठीक लगा उस पर्सन को हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया कि भाई हमें इतने मटेरियल चाहिए। अब उसका बैकग्राउंड चेक करना, जाके प्रोडक्ट को देखना कि हाँ ठीक है, रॉ मटेरियल का कोटेशन तो भेज दिया, जाके देख तो ले कि रॉ मटेरियल कितना अच्छा है, क्वालिटी भी तो देखना पड़ेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डर करने से लेके ऑर्डर हमारे पास आके पहुंचने तक का जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अगर बार बार ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ह्यूज अमाउंट में ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। लेकिन अगर कम कम क्वांटिटी में चीजों को हम लोग खरीदते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, रखने का जो है सुविधा रहेगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बार बार ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर होगा इन केस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, 4th नंबर पे हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है, जितना परचेज ऑर्डर ज्यादा होगा हम लोग का मेटेरियल परचेज कॉस्ट जो है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कितने ऑर्डर होते हैं, सपोज 10,000 ऑर्डर होते हैं, ये मैंने एग्जांपल लिया। अच्छा, अब दूसरा एक्टिविटी क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का खर्चा हमारा कम या ज्यादा किस बेसिस पे होगा, जितना आवर्स मेंटेनेंस चलेगा, ठीक है, जितने टाइम मेंटेनेंस के लिए अलॉट होगा, तो नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। एक इंसान को जितना टाइम मेंटेन करना पड़ेगा मशीन को, वो उस हिसाब से अपना सैलरी बताएगा कि भाई आप मेरे से 8 घंटा काम करवा रहे तो उतना पैसा दो, 2 घंटा करवाओगे तो उतना दो, जितने आवर्स मेंटेनेंस करने पड़ते हैं उसी हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा। तो ये भी मान लेते हैं कि 3000 आवर्स है, ठीक है। जितना आवर्स ज्यादा होगा हम लोग का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना कम हो जाएगा। टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, जितना यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा, जितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड, जितना यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 22,500 यूनिट सपोज हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसका तो हो गया, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर ही ना। तो हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर जो है आइडेंटिफाई किया, ये मैंने जो है लिंक करके बताया, जो मैंने एग्जांपल लिया था उससे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, ये टास्क हो चुका, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीख रहे हैं कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो भूल मत जाओ, प्रोसेस लेंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी हम के हिसाब से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके, कॉस्ट पुल निकाल चुके हैं, कॉस्ट ड्राइवर भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब निकालना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। लास्ट पॉइंट, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। अब निकालेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। चलो यहां पर लिखते हैं 5th नंबर, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकलता है? कॉस्ट ड्राइवर निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था। जैसे एग्जांपल अगर याद है, फ्यूल कॉस्ट जो है ये हम लोग के कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो ये ऑर्डर, जितना ऑर्डर होगा उतना हमारा कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कॉस्ट कितना है, 1 लाख इस एक्टिविटी में, ठीक है। और ये चेंज होता है 10,000 ऑर्डर के बेसिस पे। मतलब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 10,000 ऑर्डर था तो उस हिसाब से इतना हुआ। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ₹10 पर परचेज ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करने से कितना आया, ये रुपीज है, रुपीज लिखेंगे, ये डिवाइड करने से 10 आएगा, 10 पर परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये क्या लिखा है, ये है 60,000 कॉस्ट आया, ठीक है। ये क्या आ गया, कॉस्ट पुल। देखो ना मैंने अभी यहाँ लिखवाया है, एक्टिविटी कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर करना है। तो एक्टिविटी कॉस्ट पुल कौन सा है, ये वाला है एक्टिविटी कॉस्ट पुल, और कॉस्ट ड्राइवर ये है। तो 3,000 आवर्स। तो ये क्या निकल के आएगा, इसको आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ₹20 पर मशीन आवर, ठीक है। ये मशीन आवर था। अच्छा, और ये वाला देखो, ये कितना हो जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाई, ये रुपीज है, 45,000 डिवाइडेड बाई 22,500 यूनिट। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये आता है ₹2 पर यूनिट। तो कॉस्ट ड्राइवर भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करने के लिए बोलेगा, सपोज हम लोगों को एक कॉस्ट असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ये सब एक्टिविटी होता है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया, फिर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखो, इसमें ऐसा दे सकता है कि हमें एक कॉस्ट असाइनमेंट दे दिया, मतलब हमें एक कॉस्ट परफॉर्म करने के लिए दिया है, कॉस्ट असाइनमेंट, ठीक है। मतलब एक टास्क, असाइनमेंट मतलब क्या हो गया, किसी बेसिस पे हमें कुछ कैलकुलेट करके देना है। तो कॉस्ट असाइनमेंट किस चीज का दिया है, जॉब नंबर 36 का, ठीक है। रिक्वायर्स 20 परचेज ऑर्डर and 40 hours of equipment maintenance, equipment maintenance, 50 unit are finally produced and all are individually tested. Total overhead cost इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, शायद लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब परफॉर्म करने के लिए बोला गया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने अभी तुम लोग को कैलकुलेशन दिखाया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब परफॉर्म करना है, जो जॉब नंबर नंबर दिए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वैसे जॉब का भी नंबर होता है, जो जॉब नंबर 36 है। यहाँ पर 20 परचेज ऑर्डर इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, परचेज ऑर्डर होगा 20, इक्विपमेंट मेंटेनेंस करना पड़ेगा 40 आवर्स, 50 यूनिट जो है प्रोड्यूस्ड होगा, वो सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे परचेज ऑर्डर कॉस्ट, परचेज ऑर्डर कॉस्ट,
तो परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए 20 ऑर्डर्स देने हैं और एक ऑर्डर देने पे कितना खर्चा होता है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना, ₹10 पर परचेज ऑर्डर। तो यहाँ हो जाएगा ₹10 करके, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 आवर्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 आवर मेंटेनेंस कॉस्ट है ₹20 पर मशीन आवर, तो इंटू ₹20, तो ये हो जाएगा 800। उसके बाद टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट है यहाँ पर, टेस्ट करना पड़ेगा, जितने भी यूनिट्स बने हैं सारे यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा। 50 यूनिट बने हैं तो 50 यूनिट, और टेस्ट पर यूनिट का कॉस्ट है यहाँ पर निकाल चुके 2 करके, तो ₹2। तो ये हो गया 100। तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड जो है वो निकल के आता है 1100। ये देखो 800, 200, 1000 और 100, तो ये हो गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द जॉब 36, जॉब नंबर 36 का टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ये जॉब जो है नीचे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, वहां जगह नहीं हो रहा है, जॉब 36 का टोटल ओवरहेड कॉस्ट ये निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, अगर ये भी पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो 1100 जो है ये 50 यूनिट का कॉस्ट निकल के आया। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट अगर क्वेश्चन में कभी पूछे तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, 22 होगा, ₹22 पर यूनिट। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देने का कोशिश किया कि कैसे कॉस्ट ड्राइवर निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें एक जॉब दे दे जिसको परफॉर्म करने के लिए ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दे, तो हम लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक जो है क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा, जो कि पूरे लैंग्वेज में रहेगा, मैंने तो पूरे लैंग्वेज में नहीं दिखाया, तो यहाँ पढ़ के देखो, समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। देखो हम पढ़ के समझाते हैं। एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, मतलब एबीसी लिमिटेड अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स। अच्छा, बता भी दिया है 3 प्रोडक्ट बनता है, ए बी एंड सी। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एज फॉलोज। बोल रहा है कि जो बजटेड कॉस्ट है एबीसी प्रोडक्ट बनाने का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। प्रोडक्शन क्वांटिटी है 4000, 3000, 1600 यूनिट करके। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट जो बनेगा, क्वांटिटी बता रहा है 4000 यूनिट, 3000, 1600। रिसोर्सेस पर यूनिट, मतलब क्या क्या रिसोर्स चाहिए इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। ए को बनाने के लिए मेटेरियल का चाहिए जरूरत, लेबर का। मेटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, 4 kg, देखो केजी दिया हुआ है, 6 kg, 3 kg। ठीक है, फॉर 1 यूनिट, पर यूनिट है, तो 1 यूनिट ए बनाने के लिए 4 kg डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, 1 यूनिट बी बनाने के लिए 6 kg डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, 1 यूनिट सी बनाने के लिए 3 kg डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट लेबर 1 यूनिट ए बनाने के लिए 30 मिनट्स लेबर को काम करना पड़ेगा, ये मिनट्स दिया हुआ है। 1 यूनिट बी बनाने के लिए 45 मिनट्स लेबर काम करेगा, 1 यूनिट सी बनाने के लिए लेबर 60 मिनट्स काम करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें बताया कि प्रोडक्ट को फिनिश, मतलब एबीसी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेटेरियल एज वेल एज लेबर का रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। आगे पढ़ते हैं। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट, बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज 10 पर आवर। तो यहाँ तो हमें बताया कि लेबर कितने टाइम काम करेगा एक यूनिट बनाने के लिए। अब लेबर ऐसी थोड़ी ना काम करेगा, उसको तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो लेबर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10 पर आवर बेसिस पे। ठीक है, एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज 2 पर केजी। अब ये तो केजी दे रखा है, कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हम लोग को तो पैसे का कैलकुलेशन करना है ना, कि 1 kg रॉ मटेरियल ₹2 करके आता है, ₹2 पर केजी। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड वेयर बजटेड एट 99,450, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, प्रोडक्शन करने का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है इतना, एंड वेयर एब्सॉर्ब टू प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब करवाना है फिनिश गुड्स पे, तो यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट, तो इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। अब ये कौन सा मेथड यूज किया है देखो हम बताते हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो डायरेक्ट लेबर आवर तो कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, एक्चुअली ये लोग ओवरहेड मेथड से करते हैं। ओवरहेड, ये देखो मैंने जब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस बताया तो मैंने देखो यहाँ पर बताया था ओवरहेड दैट इज एब्जॉर्प्शन वाज डन ऑन सम बेसिस, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, यूनिट बेसिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करते हैं, मतलब ओवरहेड टेक्निक को यूज करके करते हैं। तो ठीक है, बता भी दिया यहाँ पर कैसे करते हैं, वेयर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट, मतलब ये 99,450 का जो एक्सपेंसेस है ये हमें एबीसी में करवाना है एब्जॉर्ब, लेकिन ए में कितना दे, बी में कितना दे, सी में कितना दे, बोल रहा है कि एब्जॉर्ब करवा दो लेबर आवर रेट बेसिस पे, तो लेबर आवर रेट जितना है उसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके हम लोग एबीसी पे उसे चार्ज करेंगे, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, एबीसी लिमिटेड क्या फॉलो करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि ओवरहेड कॉस्टिंग सिस्टम। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ABC Limited is now considering to adopt an activity based costing, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमें ओवरहेड जो एब्जॉर्ब करवाना है वो एक्टिविटी वाइज करवाना है, हम लोग जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरह नहीं करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तरह करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, मैंने बोला ना एक्टिविटी हमें देना पड़ेगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो बजटेड ओवरहेड वेर एनालाइज्ड एज फॉलोज, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है इतना, स्टोरेज कॉस्ट है इतना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है इतना, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या बताया है, ये हम लोग को बोला है ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग मटेरियल, रिगार्डिंग स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कॉस्ट ड्राइवर दिया है, देखो मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट ड्राइव करता है, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब जितना वेटेज ज्यादा होगा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट उतना ज्यादा होगा। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है जैसे फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल को लेके जाना, ठीक है। अब जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको लेके जाना, लेके आने का खर्चा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेट के ऊपर होगा। स्टोरेज कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, जितना ज्यादा बैचेस ऑफ मटेरियल होगा उतना स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल रखेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, कम रखेंगे तो कम होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, जितना मशीन ऑपरेशंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उतना बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना कम खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग को क्या बता दिया, ये है हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर, ये है हम लोग का एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज के खर्चे भी बता दिए गए हैं, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया था उससे रिलेट करवाते हैं। देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल पे ये लिखा था ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था ना, ये देखो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, कहाँ चला गया, ये रहा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ये भी हमें क्वेश्चन में दे दिया है, मैंने बोला था क्वेश्चन में देगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। फिर यहाँ पर डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वाज एज फॉलोज, कॉस्ट ड्राइवर का डेटा दे दिया है, मतलब ये देखो बैचेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल हैंडल और मटेरियल ऑपरेशंस, ये सबका मशीन ऑपरेशंस, ये सबका डेटा दे दिया है। क्या दिया है, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के लिए ए प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने बैचेस ऑफ मटेरियल चाहिए, 10, बी के केस में 5, सी के केस में 15, और प्रोडक्शन पर यूनिट जो है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के लिए 6 टाइम्स मशीन ऑपरेशंस ए प्रोडक्ट के लिए चाहिए, बी के लिए 3 टाइम्स, सी के लिए 2 टाइम्स, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन करना बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला हमें क्या बोला है करने के लिए, देखो पहला हमें क्या करने के लिए बोला है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट showing the unit cost and total cost of each department using absorption costing method, मतलब overhead costing method को फॉलो करना है जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बता भी दिया है कैसे करना है, वहां तो हमें बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लेकिन ये चैप्टर तो हमारा ओवरहेड नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट एबीसी का यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट
कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करके। मतलब हम लोगों को ए प्रोडक्ट बनाने का मटेरियल खर्चा, लेबर खर्चा और उसके साथ साथ ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चे को भी ऐड करके देना है। तो इनडायरेक्ट खर्चे को कैसे एब्जॉर्प्शन मेथड में लगाना है बता दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करो। कहां बताया, ये रहा, डायरेक्ट लेबर आवर रेट बेसिस पे इनको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 1 यहां पर हम दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 1, इसमें पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा लेबर आवर रेट। ठीक है, लेबर आवर रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, सॉरी ये देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड आर 99,450, मतलब प्रोडक्शन करने का इनडायरेक्ट खर्चा और इसे एब्सॉर्ब करवाना है डायरेक्ट लेबर आवर रेट बेसिस पे। तो निकालना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर आवर रेट। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टोटल बजटेड ओवरहेड, जितने भी खर्चे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, टोटल बजटेड लेबर आवर पे। क्वेश्चन में ही बता दिए गए हैं, ठीक है। वो अगर ओवरहेड चैप्टर होता तो तुम लोग को ढूंढना पड़ता, ये क्वेश्चन में ही बता दिया है कि लेबर आवर रेट, ठीक है। तो बजटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 99,450, ठीक है। और लेबर आवर जो है वो है हम लोग का डायरेक्ट लेबर आवर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर आवर टोटल लेना है, तो लेबर आवर कितना है, देखो ए प्रोड्यूस करने में 1 यूनिट टाइम रिक्वायर्ड 30 मिनट्स, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड 30 मिनट्स। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बी प्रोडक्ट बनने में कितना और सी प्रोडक्ट बनने में कितना। ये तो फॉर 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 4,000, 3,000, 1,600, बिकॉज ये जो एक्सपेंसेस है ये तो एबीसी जितना बजटेड प्रोडक्शन है उसको करने में लगा है। तो मुझे ये 4,000, 3,000 और 1,600 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा है लेबर का, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर निकालते हैं टोटल बजटेड लेबर आवर्स। कैसे निकलेगा, तो देखो एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगता है, तो 4,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 4,000 इंटू 30, देखो 4,000 इंटू 30 मिनट्स लगेगा। और इसको अगर हम 60 मिनट्स से डिवाइड कर देंगे तो मुझे आवर्स में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कितना मिनट्स आ गया, ये हम लोग का आ जाएगा कैलकुलेटर में, देखो 4,000 इंटू 30 मिनट्स, तो ये हो गया 1,20,000 मिनट्स। इसको अगर हम 60 मिनट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें आवर में आंसर मिल जाएगा 2,000 आवर्स, ठीक है। प्लस बी प्रोडक्ट को बनाने का हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का निकाल रहे हैं। बी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना लेबर आवर लगेगा, 1 यूनिट बनाने के लिए 45 मिनट्स, 3,000 यूनिट बनाने के लिए 3,000 इंटू 45 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो हमें आवर्स में आंसर मिल जाएगा। 3,000 इंटू 45, टोटल मिनट्स रिक्वायर्ड 1,35,000 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 2250 आवर्स। फिर यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट्स लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 1,600 बनाने में कितना लगेगा, 1,600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 1,600 आवर्स लगेगा, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 1,600 प्लस 2,000, तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 5,850 आवर्स, ठीक है। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए बी सी budgeted in budgeted quantity, that is 4,000, 3,000 and 1,600। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,850 आवर्स। ये अमाउंट है टोटल बजटेड एक्सपेंसेस, टोटल बजटेड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, 99,450 डिवाइडेड बाई 5,850, तो 17 रुपीज 17 आ जाएगा। और ये आवर्स है तो पर आवर, ठीक है, रुपीज 17 पर आवर, या पर लेबर आवर भी लिख सकते हो, ये ज्यादा बेटर होगा, पर लेबर आवर। तो ये हो गया। इन इसका मतलब क्या हुआ पता, ये जो अभी हम लोगों ने निकाला इसका मतलब है जितने भी ओवरहेड के खर्चे हैं उन्हें हम लोग ₹17 पर आवर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेट तो निकाल लिया, अब हमें बोला था यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एज वेल एज टोटल कॉस्ट को। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ए बी और सी,
तीनों प्रोडक्ट का हम लोग यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा एक यूनिट का और टोटल, तो डायरेक्ट मटेरियल लगता है 4 kg, लेकिन 4 kg तो रुपीज में नहीं है और मटेरियल का कॉस्ट है 2 पर kg, तो कितना खर्चा होगा, 4 इंटू 2 8 रुपीज, यहां पर हो जाएगा, ये भी 2 रुपीज, सेम रॉ मटेरियल ही यूज हो रहा है, कोई अलग नहीं, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12 रुपीज। अच्छा, फिर 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 रुपीज, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला, देखो सिंपल, रॉ मटेरियल का प्राइस था ₹2 पर किलो, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट बनने के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 1 यूनिट के लिए 4 kg, तो 4 kg पर kg 2 रुपीज, दैट इज 8 रुपीज, 6 kg पर किलो 2 रुपीज, 12 के रुपीज, ऐसे करके निकाला है। फिर निकालेंगे डायरेक्ट लेबर। लेबर का कैसे निकालेंगे, लेबर का देखो यहाँ पर बोला है 10 पर आवर करके मिलेगा, ठीक है। तो 30 मिनट्स काम कर रहा है एक यूनिट बनाने के लिए, तो 10 रुपीज 1 आवर के लिए, तो फिर 30 मिनट्स के लिए कितना होगा, 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि देखो 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, ठीक है, सीधा सा बात है। तो 30 मिनट्स मतलब उसका हाफ, तो 1 आवर के लिए अगर 10 पे करते हैं तो 30 मिनट्स के लिए 5 पे करेंगे, ठीक है। या फिर तुम लोग यूनिटरी मेथड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार ₹5, कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो 60 मिनट्स काम करने से मिलता है 10 रुपीज, 1 मिनट करने से 10/60, तो 30 मिनट्स करने से 30 इंटू 10/60, ये लिख लो तुम लोग कॉपी में, ये हम अलग से और नहीं दिखा रहे। तो 5 रुपीज हुआ, इसका कैलकुलेशन करके देख लो, 5 रुपीज हो जाएगा, इसको तुम लोग वर्किंग नोट में कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से 45 मिनट्स काम हो रहा है, तो 60 मिनट्स काम होने से पेमेंट मिलता है 10 रुपीज, 1 मिनट होने से 10/60, तो 45 मिनट्स होने से 10/60 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लेते कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 6 करने से जितना आएगा 7.5 रुपीज, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से आया 7.5, तुम लोग ये कैलकुलेशन लिख लो, 7.5 रुपीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला है 60 मिनट्स काम होता है। अब 60 मिनट्स मतलब तो 1 आवर ही हुआ, तो इसका 10 रुपीज ही होगा, ये देख लो सेम तरीके से 10/60 इंटू 60, ठीक है। तो इसका तो फिर 10 रुपीज ही होगा ना, इसका और कैलकुलेशन क्या करें, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कैलकुलेट हो गया, ये टोटल करने पे जो आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सारे डायरेक्ट खर्चे को ऐड करने से बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। अब ऐड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे ऐड करेंगे, हम लोग को बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कैसे करना है, इस बेसिस पे 17 पर लेबर आवर, जहां पर जितने लेबर आवर काम हुए हैं एट द रेट ऑफ 17 करके। तो देखो यहाँ पर 30 मिनट्स काम हुआ है, तो 30 मिनट्स और ये कितना करके होगा, एट द रेट ऑफ 17 करके, तो 1 आवर के लिए 17, ये देखो 60 मिनट्स के लिए 17 रुपीज 1 आवर के लिए, तो 30 मिनट्स के लिए कितना होगा, ये ए वाले में 30 मिनट्स था, तो 17/60 इंटू 30, ठीक है। ये देखो 17/60 इंटू 30, तो ये आंसर आ रहा है 8.5, तो ये तुम लोग लिख लो कैलकुलेशन। ये पता है ना यूनिटरी मेथड होता है, 60 मिनट्स के लिए अगर 17 रुपीज जरूरत है, तो 1 मिनट्स के लिए कितना होगा, कम कम होने से डिवाइड होता है, हम लोग 1 2 में करते हैं ना ये वाला। 30 मिनट्स के लिए कितना होगा, 17/60 इंटू 30, या फिर 17 का हाफ, तो भी तो 30 मिनट्स के लिए निकल के आएगा ना, बात तो एक ही है। तो 8.5 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 60 मिनट्स के लिए 17, तो ऐसे हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 45, यूनिटरी मेथड करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 45, ठीक है। 12.75 ऐसे कैलकुलेट करने से निकलेगा। और ये कैसे निकला, 60 मिनट्स के लिए 17 रुपीज, 1 मिनट के लिए कम,
16 से 1 में जा रहे, कम होने से डिवाइड, 45 मिनट्स के लिए ज्यादा हो जाएगा, 1 से 45 में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है। मैंने तो बचपन में ऐसे ही सीखा है। तुम लोग अगर किसी और तरीके से सीखते हो, बहुत से लोग वो क्रॉस क्रॉस करके भी सीखते हैं, इधर लिख लिया फिर इधर से इधर क्रॉस, लेकिन मुझे वो नहीं पता है। तुम लोग वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल इस यूनिटरी मेथड से करना पड़ेगा। तो 12.75। अच्छा, और यहाँ पर टाइम लगता है 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स के लिए तो 17 रुपीज ही है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे बस, और तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, यूनिट कॉस्ट हो गया, दोनों को ऐड करो 21.5। ये ऐड करने से हम लोग का आंसर आता है 32.25, और ये ऐड करने से आएगा 33। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट भी निकालना है, तो लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट। कितना यूनिट ए बना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4000, बी 3000 और 1600। 4000, बी 3000 और सी 1600। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक यूनिट का इतना तो 4000 का कितना, ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो 4000 इंटू 21.5, तो ये हो गया 86,000 टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसका चाहो तो नाम लिख दो, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दो बी, और ये कैसे निकाल रहे, ए क्रॉस बी करके। ठीक है, यहाँ दिखाने का तो जगह है नहीं। 3000 इंटू 32.5, 32.25, तो 96,750, और ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1600 इंटू 33, 52,800 हो गया। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम लोगों ने निकाला। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा था यहाँ पर, ये देखो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट दोनों निकाल लिया हर एक प्रोडक्ट का यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, जहां पर रेट को, ओवर रेट का लेबर आवर के बेसिस पे निकालने बोला था, हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करने बोला है, पॉइंट 2 में, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। अब एक्टिविटी कॉस्टिंग के बेसिस पे हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट करते हैं, एबीसी बेसिस पे करना है। तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या क्या है, प्रोडक्ट है हम लोग का ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल। अच्छा, कितना क्वांटिटी में बन रहा है, ए बन रहा है 4000 यूनिट, ये 3000 यूनिट, और ये 1600 यूनिट। अच्छा, एक्टिविटी हमें बता दिया है, लेकिन ठीक है, एक्टिविटी हमें बता दिया, ये तीनों एक्टिविटी पे करना है, मेटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मेटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उसका वेटेज ऑफ मेटेरियल हैंडल, तो इसीलिए हम वेटेज का चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वेट क्या बोला है, 4 किलो मेटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 4000 यूनिट बनाने के लिए कितना जरूरी होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल वेट पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी फाइंड आउट करना पड़ता है, तो एक्टिविटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, बस। तो एक्टिविटी और ये सब तो दिया हुआ रहेगा, हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेंगे। तो वेट बोला है, तो वेट चेक करते हैं। तो मेटेरियल वेट पर यूनिट, ए बनाने के लिए 4 किलो, 1 यूनिट के लिए 4 किलो मेटेरियल चाहिए, बी के लिए 6 किलो पर यूनिट, सी का 3 किलो पर यूनिट। तो 4000, 3000 और 1600 के लिए कितना चाहिए होगा, तो यहां पर लिखते हैं टोटल मेटेरियल वेट, ये हो जाएगा 16,000 किलो, 18,000 किलो और 4,800 किलो। टोटल हो जाएगा देखो 38,800, टोटल करके देखो 18 प्लस 16, ये देखो 18 प्लस 16 ये कितना हो गया, 34 प्लस 4.8, ये देखो 38.8, मतलब 38,000 हो रहा है। हम इस तरीके से कैलकुलेट करते, तुम लोग पूरा भी लिख के कर सकते हो। 38,800 क्या निकल के आया, टोटल वेटेज, टोटल वेटेज। ठीक है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर केजी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर दे दिया है कॉस्ट
दे दिया है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 29,100 हुआ है। और ये कम या ज्यादा कैसे होता है, कितना वेटेज का मटेरियल का यूज हो रहा है उसके बेसिस पे। तो टोटल 38,800 का हो रहा है, तो 38,800 केजी से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का टोटल कॉस्ट, ये हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर। डिवाइड करने से हम लोग का आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं, 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800, तो ये हो गया 0.75 पर केजी, रुपीज 0.75 पर केजी। ये हम लोग का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा जो हम लोग का एक्टिविटी है वो देखना पड़ेगा। अच्छा अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं क्या है। स्टोरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब स्टोरेज कॉस्ट जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, स्टोरेज कॉस्ट जो है ये डिपेंड कर रहा है हम लोगों का, यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मेटेरियल पे। ठीक है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, स्टोरेज ए बी और सी तीन प्रोडक्ट है। एक सेकेंड, ये वाला ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। स्टोरेज जो है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, चेक करते हैं बैचेस ऑफ मटेरियल कितना है, ये नीचे दिया हुआ है। बैचेस ऑफ मटेरियल है 10, 5 और 15, तो यहाँ पर लिखते हैं बैचेस ऑफ मटेरियल 10, 5 और 15। यहाँ पर एक टोटल का कॉलम भी कर लेते हैं, तो ये हो गया टोटल 30 बैचेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 30 बैचेस हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग को कॉस्ट कितना दिया है, स्टोरेज कॉस्ट दिया है 31,200। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा स्टोरेज रेट पर बैच, स्टोरेज रेट पर बैच हम लोग का आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग बैचेस जो है वो भी देख सकते हैं इसके हिसाब से, ये जो हमें बोला है ना, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैच ऑफ मटेरियल, पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए बैच ऑफ मटेरियल हम लोग का लग रहा है 10, 5 और 15। ठीक है, 10, 5 और 15, और यहाँ पर हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 10, 5 और 15। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, स्टोरेज रेट पर बैच कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है हम लोग का 31,200 डिवाइडेड बाई 30 बैचेस। ठीक है, तो कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर डिवाइड करने से रुपीस कितना आ जाएगा, 31,200 डिवाइडेड बाई 30, मतलब 1040 रुपीज, 1040 पर बैच, रुपीज 1040 पर बैच, ये हो गया। और एक बाकी है, बैच के बाद है मशीन ऑपरेशंस, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का देखना पड़ेगा, तो बैच ऑफ मटेरियल अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट हमें दे रखा होगा, ये देखो पर यूनिट दे रखा है, मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट दे रखा है 632। ठीक है, 632, और ये 1 यूनिट का है, तो टोटल ऑपरेशंस कितने सारे होंगे, टोटल ऑपरेशंस, तो टोटल ऑपरेशंस हो जाएगा, ये तो 1 यूनिट के लिए है, तो 6 इंटू 4,000, क्यों, क्योंकि टोटल 4,000 यूनिट ए बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आया 24,000। ये हो जाएगा 3 इंटू कितना यूनिट बी बनता है, बी बनता है हम लोग का 3,000। ठीक है, 3,000, तो ये हो गया हम लोग का 9,000, और ये सी बनता है 1,600, तो ये आंसर आ जाएगा 3,200। तो टोटल कितना हो जाएगा 24,900 प्लस 3,200, तो 24,000 प्लस 9,000 प्लस 3,200, तो ये हो गया 36,200। ठीक है,
36,200 टोटल ऑपरेशंस हो जाएगा मशीन्स का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने हर जगह पे यूनिट पे कैलकुलेशन किया, अगर तुम लोग देखोगे, बट बैच वाले पे नहीं किया। उसका रीजन सुनो, यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया एक्टिविटी 4000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पर यूनिट पे दिया हुआ था, ये भी पर यूनिट पे दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल ऑफ द प्रोडक्शन पे दिया हुआ था। इस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं हुआ। क्वेश्चन पढ़ के देख लो, क्वेश्चन में यहाँ पर बता रखा है, ये देखो, ये जो है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन है, और ये जो है पर यूनिट प्रोडक्शन है। इसी वजह से हमें टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ये टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे है। ये देखो, ये टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे है, ये तीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 36,200। अब कॉस्ट ड्राइवर भी तो निकालना पड़ेगा बाकी कैलकुलेशन की तरह, तो यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी रेट, इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशन। कितने खर्चे हैं? 39,150 डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑपरेशंस होंगे, 36,200 आवर्स, जितने आवर्स ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, डिवाइड करते हैं, 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200, तो ये हो गया, ये निकल के आ रहा है 1.081, ले लेते हैं 1.081 रुपीज, 1.081 पर मशीन ऑपरेशन, पर मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस बोला था, आवर नहीं। ये क्या निकल के आया है, 36,200 जो है, ये जो है नंबर ऑफ मशीन आवर्स निकल के आया है, ठीक है। 36,200 ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज, इतने सारे, जैसे हमें यूनिट दिए रहेंगे उसी हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब पॉइंट 2 में एक बार चलते हैं। देखो, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारे रेट के बेसिस पे जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया फिर से निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना है पर यूनिट बेसिस पे, जितना था, ये देखो, उस पे थोड़ी ना चेंजेस होगा। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ निकाला था ना हम लोगों ने, तो वही रहेगा। ये देखो कितना आया था डायरेक्ट मटेरियल, 8, 12 और 6, यहाँ से ही देख के लिख देते हैं। डायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, इनडायरेक्ट में होगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं देख के ही 8, 12 और 6। डायरेक्ट लेबर जैसे निकाला था वैसे ही निकालना पड़ेगा, यहाँ से हम देख के लिख देते हैं 8, 12 और 6। अच्छा, ये तो मेटेरियल लिखा मैंने, लेबर है 5, 7.5 और 10, 5, 7.5 और 10, तो ये हो गया 5, 7.5 और 10। टोटल करने से निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना निकल के आया टोटल, 13, 19.5 और 16, 13, 19.5 और 16। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13, 19.5 और 16। अब ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या किए थे, एक ही रेट निकाले थे लेबर आवर के बेसिस पे 17, और उस पे कैलकुलेट कर दिया था। अब ऐसे नहीं करना है, अब हमें एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट करके देना है। तो ए प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें भी 3 एक्टिविटी होता है, क्या क्या, मेटेरियल, मेटेरियल हैंडलिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टोरेज, ये तीनों तरह का एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटीज के खर्चे हमें लिखने पड़ेंगे। तो मेटेरियल हैंडलिंग का कितना आया है, रुपीज 0.75 पर केजी, यहाँ पर लिख लेते हैं एट द रेट ऑफ, ये लिख देंगे एट द रेट ऑफ रुपीज 0.75 पर केजी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कितना निकल के आया, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का आया 1.081 एट द रेट ऑफ 1.081, ठीक है, पर ऑपरेशन। स्टोरेज का कितना निकल के आया, स्टोरेज का निकल के आया है यहाँ पर 1040 पर बैच, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट ऑफ 1040 पर बैच। अब चेक करते हैं कि ए मेटेरियल को बनाने में, एक यूनिट बनाने में कितना किलो रॉ मेटेरियल चाहिए, 4 किलो। तो 4 इंटू 7.5
0.75 होगा, ठीक है। 4 इंटू 0.75 और इस पे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, ये देखो 3 रुपीज, ठीक है। इस पे कैलकुलेट करने पे हम लोग का आंसर आता है, यहाँ लिख देते हैं, ये 3 रुपीज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखते हैं, यहाँ पर बी प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, 6 किलो। तो 6 किलो एट द रेट ऑफ 0.75 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.75 इंटू 6, तो आंसर निकल के आता है 4.5, ठीक है, 4.5। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, 0.75 करके कितना किलो मटेरियल यूज होता है, 3 किलो, तो इंटू 3 कर देते हैं। 0.75 इंटू 3, तो इसमें 2.25 कैलकुलेट होके आया। 0.75 इंटू 3, हाँ 2.25 आ रहा है, हो गया। तो जहां हम लोगों ने एक ही रेट से किया था, वहां पर हम लोग ऐसे नहीं करके एक्टिविटी वाइज करें। अब इलेक्ट्रिसिटी का निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जितने ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस देखते हैं, कितने सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, ये रहा। ये देखो 6, एक यूनिट बनने में 6, एक यूनिट बनने में 3 ऑपरेशंस और 2 ऑपरेशंस। तो 6 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 और 2 से, इतने सारे ऑपरेशंस होंगे एक यूनिट बनने में। तो इनटू हो जाएगा कितने से, 1.081, 1.081, 1.081, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते कितना आएगा, 1.081 इंटू 6, तो ये हो गया 6.49 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये आ गया 3.24, ठीक है, 3.24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2.16, ठीक है, 2.16 इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। अब नेक्स्ट होगा स्टोरेज का। अब स्टोरेज का क्या है, पर बैच इतना 1040, ठीक है। अब हम लोग यूनिट बेसिस पे निकाल रहे हैं, देखो हम लोग ये 1 यूनिट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पर बैच का इतना। अब हम लोग का देखो कितना बैच होगा, बोल रहा है कि ए प्रोडक्ट का पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने में 10 बैचेस होगा। तो 10 बैचेस में पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4000 यूनिट बन जाएंगे। तो 10 बैचेस में 4000 यूनिट बन रहे हैं। तो एक यूनिट बनने में कितने बैचेस चाहिए होंगे, तो देखो 4000 जो है, 4000 यूनिट बनने, देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 10 बैचेस था, हाँ 10, नहीं 10 बैचेस नहीं था, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ था। 4000 यूनिट बन रहा है, 4000 यूनिट बनने में 10 बैचेस लगते हैं। तो एक यूनिट बनने में कितना बैचेस लगेगा, 10/4000, ठीक है। ये एक यूनिट बनने में लगेगा, और एक बैच को बनने का खर्चा इतना है। तो ये हो गया इंटू 1040, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 10 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 1040, देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आएगा। अच्छा पहले सारा लिख लेते हैं। देखो अब ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बैच नंबर दिया हुआ है ना, ये जो बैच दिया हुआ है, बैच ऑफ मटेरियल, ये टोटल प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम लोग तो पर यूनिट का निकाल रहे हैं। तो 5 टोटल बैचेस रिक्वायर्ड है पूरे बी को कंप्लीट होने के लिए। तो 3000 यूनिट बनने के लिए 5 बैचेस चाहिए, तो एक यूनिट बनने के लिए कम चाहिए होगा। तो कितना हो जाएगा, 5/3000, ठीक है, 5/3000 इंटू 1040। 1040 क्यों हो रहा है, एक बैच का खर्चा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, 1040 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना यूनिट बन रहा है, यहाँ पर यूनिट जो है हम लोग का 1600, ठीक है। और पूरे 1600 को कंप्लीट करने के लिए बैचेस रिक्वायरमेंट है हम लोगों का 15 बैचेस रिक्वायर है। ये देखो 15 बैचेस फॉर 1600 यूनिट, 1 बैचेस फॉर कितना हो जाएगा, सॉरी 1600 यूनिट के लिए 15 बैचेस, तो 1 यूनिट के लिए हमें निकालना पड़ेगा ना, हम लोग पर यूनिट निकाल रहे हैं, 15/1600 जो है बैचेस चाहिए। अब एक बैच को ऑपरेट करने का इतना खर्चा है, तो इंटू 1040, इतने बैचेस को ऑपरेट करने का कितना होगा, हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो
10 into 1040 डिवाइडेड बाय 4000। तो ये आंसर निकल के आया 2.6। ठीक है। अच्छा 5 इंटू 1040 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये निकल के आ रहा है कुछ इतना 1.73। अब ये हो जाएगा 15 इंटू 1040 डिवाइडेड बाई 1600, ये हो गया 9.75। ठीक है। अब हम लोग यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। कितना हो गया 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 6.49 प्लस 2.6, ये हो गया 25.09। अच्छा ये 1.73 प्लस 3.24 प्लस 4.5 प्लस 19.5, 28.97। अच्छा 9.75 प्लस 2.16 प्लस 2.25 प्लस 16, 30.16। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, जैसे ये 4000 यूनिट, 4000 इंटू 25.09, ये कितना यूनिट हुआ है 3000, 3000 इंटू 28.97, ये कितना यूनिट बन रहा है, सी जो है वो बन रहा है 1600 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा जैसे वहां निकाला था वैसे ही। 48,256 यहाँ पर हो जाएगा 3000 इंटू 28.97, तो ये हो गया 86,910। 4000 इंटू 25.09, तो ये हो गया 100360। ये क्या निकल के आ गया टोटल कॉस्ट। जैसे हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेट किया सेम तरीके से। चेंजेस कहां पर देखने को मिला, ओनली इस जगह पे। यहाँ पर हम लोगों ने पर एक्टिविटी वाइज जो है कैलकुलेशंस को किया है। ठीक है। अच्छा ये हम लोगों का देखो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पॉइंट 2.3 में बोला है स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर टू अप्रोचेस। दोनों अप्रोचेस में हम लोग का अलग अलग आंसर आया, बिल्कुल अलग अलग आया। देखो यहाँ 25.09 पर यूनिट आया है, यहाँ पर आया 21.5, तो फिर टोटल में भी चेंजेस होगा। तो अलग क्यों आया है, अलग आने का रीजन यही है कि हम लोग दो अलग अलग सिस्टम फॉलो किए हैं। ठीक है। पहले हम लोग जो है नॉर्मल ओवरहेड के तरह कर रहे थे, अभी एक्टिविटी के तरह कर रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करेंगे तो अलग ही आएगा क्योंकि वहां एक्टिविटी वाइज हो रहा है, और ये मोर जो है प्रीसियस है। ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम यहाँ पर जो है 0.3 भी थोड़ा सा लिखवा ही देते हैं। थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है। तो लिखो द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट, शॉर्टकट में लिखा। ठीक है। टोटल कॉस्ट अंडर टू सिस्टम इज, जो मैंने अभी तक बताया वही रीजन है, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग लिख पाओगे। ठीक है। डिफरेंस इन द ओवरहेड, ओवरहेड में ही सिर्फ डिफरेंसेस आया है, प्राइम कॉस्ट तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। बोर्न बाई ईच ऑफ द प्रोडक्ट, ईच ऑफ द प्रोडक्ट का जो भी डिफरेंस आया है वो सिर्फ ओवरहेड के कारण आया है। द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट appear to be more precise। ठीक है। ये ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन है। तो ये दोनों मेथड से हम लोगों ने देखा। देखो ये पूरा एक क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने इसके बेसिस में आज सीखा, ये क्वेश्चन भी ऐसा था कि हमें डिफरेंसेस बताएगा। बाकी तुम लोग को थोड़ा सा अपने आप देखना भी पड़ेगा तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या किया है, और कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन करवा रहे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।